नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का अगला पार्ट लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के नियम। चलिए जानते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम एक बात और जान लेते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलिए जान लेते हैं क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम जिसका टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है या हीट कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट या कह सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, और वो सिस्टम अपने सराउंडिंग से कोई हीट एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, या कह सकते हैं कि वो अपने सराउंडिंग में हीट एनर्जी का आदान प्रदान न कर रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को कहा जा सकता है कि ये सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो बेसिकली क्या, अगर कोई सिस्टम का तापमान कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है और वो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हो या ले ना रहा हो ना ही दे रहा हो, तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। चलिए बेसिक नॉलेज ज़रूरी था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने के लिए। आइए अब हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम बेसिकली तापमान पर आधारित है, मतलब टेम्परेचर पर आधारित है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए बताते हैं क्या होता है, ये हमारा सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, और एक और सिस्टम है हमारा सिस्टम सी। अगर सिस्टम ए सिस्टम बी के क्या है थर्मली इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। अगर सिस्टम बी सिस्टम सी के थर्मली इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, तब कह सकते हैं कि जब अगर ए बी के थर्मली इक्विलिब्रियम में है, बी जो है सी के थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो कह सकते हैं कि ए और सी भी हमारा क्या होगा, आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। तो ऊष्मागतिकी के शून्य नियम में या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही बताया गया था बेसिकली। क्या, अगर कोई सिस्टम किसी सिस्टम के थर्मली इक्विलिब्रियम में है और वो दूसरा सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो पहला सिस्टम और तीसरा सिस्टम भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका एक एग्जाम्पल है क्लासिकल थर्मामीटर। देखिए, जैसे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। हमने पुराना जो जिसमें मरकरी लगी होती थी वो थर्मामीटर लिया और अपने जीभ के नीचे रखा, तो मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर था उस थर्मामीटर के निब के टेम्परेचर बराबर हो गया। मेरे बॉडी की वजह से वो हीट हो गया, तो जितना मेरा टेम्परेचर था उतना ही उस थर्मामीटर का निब हीट हो गया, उसका टेम्परेचर उतना हो गया। वो टेम्परेचर उस निब से टेम्परेचर हमारी उसके अंदर भरी मरकरी ली, तो मरकरी का भी टेम्परेचर उतना होगा, तो उतना वो इंक्रीज कर गई स्केल पे। जब मेरा टेम्परेचर निब के बराबर हो गया, निब का टेम्परेचर मरकरी के बराबर, मरकरी को दे दिया मेरे, तो वो मरकरी का टेम्परेचर अब मेरे बराबर हो गया। तो वो कहा जा सकता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पे वर्क करता है हमारा क्लासिकल थर्मामीटर, जिसमें मरकरी यूज होती है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर नहीं, क्लासिकल थर्मामीटर की बात हो रही है। चलिए, क्लासिकल थर्मामीटर हमने पढ़ लिया और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया। अगला हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी क्या होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने से पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में हम पता कर लेते हैं। चलिए जानते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अगर मान लेते हैं कोई मैटर है, कोई पदार्थ है,
उस पदार्थ के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उस पदार्थ कुछ मॉलिक्यूल्स से मिलके, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होगा। तो उस पदार्थ के उन मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा या स्थितिज एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के कारण की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होगी, उसी को क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी को अगर यू से शो करते हैं तो यू के मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब किसी भी मैटर के अंदर का अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही किसी उस मैटर की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। चलिए, इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब आते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। हम जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एनर्जी कंजर्वेशन के पे बेस्ड है या ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया गया है, अगर ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने कोई हीट एनर्जी दिया तो वो हीट एनर्जी कुछ हीट एनर्जी का भाग इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगा देगा और कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर देखा जाए तो अगर किसी सिस्टम को हम कोई हीट एनर्जी देते हैं तो कुछ एनर्जी उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगा देता है और कुछ वर्क प्रोड्यूस करने में, तो उसी को कह सकते हैं क्या, यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अब अगले लॉ पे हम चलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। अगला हम पढ़ेंगे क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कौन सा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या था, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या था। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में ये बताया गया था, या केल्विन प्लैंक ने ये बताया था कि कोई भी ऐसी डिवाइस या मशीन बनाना संभव नहीं है जो क्या करे, किसी एक टेम्परेचर सोर्स से एनर्जी ले और उसे वर्क में कन्वर्ट कर दे। या कह सकते हैं कि कोई ऐसी मशीन बनाना असंभव है या इम्पॉसिबल है जो 100% इफ़िशियंट हो। जैसे हमने एक टेम्परेचर सोर्स लिया, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T था, और एक डिवाइस है वो क्या किया, जितनी हीट एनर्जी लिया वो उसको पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो 100% इफ़िशियंट हो। ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो 100% इफ़िशियंट हो। तो ये हमारा केल्विन प्लैंक ने बताया था। और क्लॉसियस पे आते हैं। अगला हमारा क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस ने ये बताया था ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो बिना किसी वर्क के कोई लोअर टेम्परेचर से ट्रांसफ़र कर दे हीट को हायर टेम्परेचर में। कह सकते हैं मतलब कि मान लेते हैं ये हमारा टेम्परेचर T हायर था, और इधर बना देते हैं हम, ये हमारा क्या हायर टेम्परेचर सोर्स था, और ये क्या था हमारा लोअर टेम्परेचर सोर्स। तो क्लॉसियस ने ये बताया कि अगर लोअर से हीट निकाल के किस में, हायर में ट्रांसफ़र करना है, लोअर से हीट निकाल के हायर में ट्रांसफ़र करना है, वो भी किसी बिना ही किसी एक्सटर्नल वर्क किए, तो ये भी इस तरह के डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है।
तो क्लॉसियस ने क्या बताया कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र करना है, और ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र करे, वो भी विदाउट किसी एक्सटर्नल वर्क दिए उसको। तो ये इस तरह की डिवाइस इम्पॉसिबल है। हमने नेचुरली देखा है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में तो ट्रांसफ़र हो जाता है, हीट खुद स्वतः ही ट्रांसफ़र हो जाता है, नेचुरली ट्रांसफ़र हो जाता है, बट लोअर टेम्परेचर से हीट हायर टेम्परेचर में नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। तो क्लॉसियस ने यही बताया कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में अगर हीट ट्रांसफ़र करना है तो ऐसी डिवाइस नहीं बनाई जा सकती जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र करे, वो भी विदाउट किसी एक्सटर्नल वर्क के। चलिए, ये दो स्टेटमेंट हमारे थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। अगला टॉपिक हमारा है हीट इंजन। इसको मैंने पहले से लिख लिया है ताकि ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। चलिए देखिए, हीट इंजन क्या होता है। एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है या उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं या तीन इसमें मेन पार्ट होते हैं। एक क्या, हीट सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। हीट सोर्स आप देख रहे होंगे, मेरा फिगर यहाँ है, मतलब हायर टेम्परेचर वाले सोर्स को क्या बोलते हैं, हीट सोर्स, और लोअर टेम्परेचर वाले सोर्स को क्या बोलते हैं, सिंक। और एक इसमें लिखा है मैंने तीसरा क्या, वर्किंग सब्सटेंस, मतलब जैसे हमारा इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, पेट्रोल, डीजल, जो बर्न होने के बाद हमको हीट एनर्जी प्रोवाइड करे। चलिए देखिए, इसमें देखते हैं हम कि ये हमने एक इंजन का डायग्राम बना दिया है। एक हमारा हायर सोर्स से हीट एनर्जी ले रहा है इंजन और कुछ वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, और कुछ एनर्जी को हमारे सिंक के तरफ रिलीज कर दे रहा है। देखेंगे यहाँ पे, अब हम इसकी डायग्राम समझेंगे। क्या किया, ये हीट सोर्स से एनर्जी लिया, हीट एनर्जी, इंजन वर्क हुआ, वर्क करके मैंने हमें एक वर्क प्रोवाइड कर दिया, मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर दिया, और कुछ हीट एनर्जी की जो Q1 लिया था उसी का कुछ हीट एनर्जी का पार्ट लोअर टेम्परेचर पे या सिंक में रिलीज कर दिया हीट एनर्जी को। अगर इस इंजन की इफ़िशियंसी निकालने को दी जाए तो कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं हीट इंजन की। तो इफ़िशियंसी को नीटा से शो करते हैं। तो इफ़िशियंसी कैसे निकलेगी, डिज़ायर्ड वर्क, या कह सकते हैं डिज़ायर्ड वर्क अपॉन इनपुट, हीट इनपुट, या इफ़िशियंसी को अगर डायरेक्ट याद रखना हो तो हम कहेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट, ऐसे याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए बताया क्या, इफ़िशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ देखेंगे हमारा क्या है, आउटपुट क्या है, वर्क मिल रहा है, तो वर्क अपॉन इनपुट क्या है, Q1। अब देखेंगे यहाँ पे एनर्जी बैलेंस के हिसाब से देखा जाए, कैसे, एनर्जी बैलेंस के हिसाब से देखिए, हमारी इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू आउटगोइंग होनी चाहिए। जितनी एनर्जी आई है उतना ही ये इसको रिलीज कर सकता है, कुछ वर्क में कुछ रिलीज कर दिया सिंक में। तो मतलब Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। तो यहाँ से अगर हम W निकालें तो W इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2। तो इस वैल्यू के हम यहाँ आप पुट कर देते हैं, तो इफ़िशियंसी हो गया हमारा क्या, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये हमारी इफ़िशियंसी मिल गई। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इफ़िशियंसी इज इक्वल टू, अगर इसको देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ से हमारा इफ़िशियंसी हीट इंजन की निकल आई। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। चलिए देखते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के माध्यम, देखिए पहला ये कंडक्शन होता है, दूसरा कन्वेक्शन,
थर्ड इसका है रेडिएशन। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ऊष्मा के हस्तांतरण का माध्यम। देखिए पहला हमारा क्या कंडक्शन के माध्यम से होता है या चालन के माध्यम से होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई एक सॉलिड रॉड है, इसके एक एंड को हम या गर्म करें, हीट दिया मतलब गर्म किया, तो देखेंगे कुछ देर बाद दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। अगर देखें तो हीट ट्रांसफ़र इसमें हो जाती है, मतलब एक एंड को गर्म किया तो दूसरा ही एंड जो है अपने आप थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। तो हमको क्या पता चला कि हीट का यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हीट को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं, अपना पोजीशन नहीं चेंज करते, बस क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक मॉलिक्यूल ने हीट लिया और दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दिया, वो हीट उसने उसको दूसरे वाले को उसके अगले वाले को। तो ऐसे करके जब ट्रांसफ़र होता है हीट को तो उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और ये हमेशा सॉलिड्स ऑब्जेक्ट में होता है। अब अगला आता है हमारा क्या, कन्वेक्शन। इसको बोलते हैं संवहन। ये क्या हो, हमारा लिक्विड और गैस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई हमारा एक बर्तन है, इसमें हम लिक्विड भरे हुए हैं और इसमें क्या किया हमने, हीट दिया तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स का हीट लेके ऊपर चला गया और उसके स्थान पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके स्थान पे हीट लेने चला आया। तो इस तरह का जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम, कन्वेक्शन या संवहन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कंडक्शन में क्या था, मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे फिक्स रहते थे, बस वो क्या करते थे, अगले मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफ़र कर दे रहे थे। इसमें क्या, मॉलिक्यूल्स ने हीट लिया और अपना पोजीशन चेंज कर दिया, उनके पोजीशन पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स आ गया हीट लेने के लिए। तो इस तरह के हीट ट्रांसफ़र को बोलेंगे कन्वेक्शन। अगला क्या होता है हमारा, रेडिएशन। देखिए यहाँ बताता हूँ रेडिएशन क्या होता है। जैसे रेडिएशन का क्या है कि हीट ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे इसमें सॉलिड चाहिए था, लिक्विड, गैस चाहिए था, इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ये ईएम वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो इस तरह के हीट ट्रांसफ़र को हम रेडिएशन बोलते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, हमारा सूर्य से एनर्जी आती है, स्पेस में हमारा कोई मीडियम नहीं है, ना ही एयर है, ना ही लिक्विड है, ना ही कोई सॉलिड, तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र जो हीट आती है अर्थ तक, वो क्या है, रेडिएशन के माध्यम से आती है। मतलब इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जब हीट ट्रांसफ़र होता है इसे क्या बोलेंगे, रेडिएशन। आइए हमारा अगला टॉपिक है कंडक्शन ऑफ हीट इन ए मेटेलिक रॉड। अब हम पढ़ेंगे कि किसी मेटेलिक रॉड में हीट का ट्रांसफ़र या कंडक्शन कैसे होता है। हमने एक बनाया है, ये हमारा एक रॉड है जिसका ये जिधर एक तरफ हमने एक कुछ सिस्टम लगाया जिसमें भाप दे रहे हैं, तो भाप के हीट से ये रॉड गर्म हो रहा है। तो ये हमारा गर्म सिरा है, इधर हमारा ठंडा सिरा है। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, हम हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं या हीट इसमें दे रहे हैं। क्यों हीट हमने दिया, तो देखेंगे तो कुछ हीट क्या होगा, इस रॉड की जो सरफेसेस हैं अंदर की, वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी और कुछ हीट फिर एब्जॉर्ब होने के बाद आगे ट्रांसफ़र कर देंगी, तो आगे हमारा कंडक्शन करेंगी। और कुछ हीट हमारा कन्वेक्शन के माध्यम से और रेडिएशन के माध्यम से इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगी या लॉस हो जाएंगी। तो क्या हुआ, जितनी हीट लिया क्यों, उसका कुछ अमाउंट तो इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ हो गया, मतलब इसके अंदर के सरफेसेस जो हैं एब्जॉर्ब कर ली कुछ अमाउंट ऑफ हीट, और बाकी हीट को क्या किया, इसने आगे कंडक्ट करा दिया रॉड ने। और कुछ हीट क्या हुआ, हमारा इन्वायरमेंट में कन्वेक्शन और रेडिएशन के माध्यम से रिलीज हो गई। अब देखिए, अब मान लीजिए इस रॉड में ये प्रोसेस हो रहा है कंडक्शन का, तो जब तक इस रॉड में हमने एक हीट दिया और कंडक्शन हो रहा है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या इसकी सरफेसेस हैं इस रॉड की, कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं अभी, तो उस टाइम
सारे सारे सरफेसेस का हीट जो होगा कांस्टेंट नहीं होगा, तो उस स्टेट को बोलेंगे वेरिएबल स्टेट। मतलब अभी उसका तापमान बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो इस स्टेट को बोलेंगे वेरिएबल स्टेट या परिवर्ती अवस्था। अब एक समय ऐसा आएगा इस रॉड की जो सारे सरफेसेज होंगे उस टाइम वो हीट को एब्जॉर्ब कर चुके होंगे, अब वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगे, सारी सरफेसेज की टेम्परेचर एक जैसी होगी, तो उस स्टेट को क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट। उस समय इस रॉड की स्टेट को क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, क्या? वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट। अगर देखिए मान लीजिए इस रॉड में एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो इन दोनों सरफेसेस का स्टेडी स्टेट में अगर टेम्परेचर इक्वल है तो इन सरफेसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस। अगर किसी दो सरफेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है और तो उन दोनों सरफेसेस को क्या बोलेंगे कि ये दोनों आपस में आइसोथर्मल सरफेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम में ये बातें पूछी जाती हैं कि वेरिएबल स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, आइसोथर्मल सरफेस क्या होते हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट या ताप प्रवणता, इसको बोलेंगे हिंदी में ताप प्रवणता। ताप प्रवणता। देखिए ताप प्रवणता क्या होता है, चलिए देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। मान लेते हैं ये हमारा कोई बॉडी है एक, या कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने बना लिया ऐसे कुछ। चलिए देखते हैं, एक सरफेस हमारा ये है और एक सरफेस ये है, दोनों ही क्या हैं? आइसोथर्मल सरफेस हैं। तो आइसोथर्मल सरफेस के कह सकते हैं कि आइसोथर्मल सरफेस का टेम्परेचर का डिफरेंस उसके बीच के दूरी के साथ बदलना ही क्या होता है? ताप प्रवणता या टेम्परेचर ग्रेडियंट। कह सकते हैं कि आइसोथर्मल सरफेस के बीच के दूरी के साथ टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ताप प्रवणता को हम क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं कि इसका तापमान कितना था? T1 था, इसका तापमान T2 था, तो लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? L। तो ये हमारा क्या हो गया? ताप प्रवणता। चलिए अब ताप प्रवणता पढ़ लिया, अब हम अगले टॉपिक पे अपने आता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगला टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए एक हमने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक मैंने बना दिया। अब देखिए इसका एक सरफेस क्या है, ये मान लेते हैं एक्स सरफेस है, और इसकी एक इधर कोई सरफेस होगी, वो क्या होगी? वाई सरफेस है। ये सरफेस इसकी क्या है? वाई सरफेस है। दोनों तरफ की सरफेसेज हैं। इसके सरफेस पे हमने क्या किया? हीट दिया। क्या दिया? क्यू अमाउंट की हीट दिया। देख रहे हैं हमने इसके सरफेस पे क्यू अमाउंट की हीट दिया, और इन दोनों सरफेसेज के बीच की लेंथ क्या है? L है, और इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। X वाले सरफेस की टेम्परेचर T1 है और Y वाले सरफेस का टेम्परेचर क्या है? T2 है, और इन सरफेसेस की एरिया क्या है? A है। तो अगर हम जब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे तो Q जो होगा एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, और Q टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा अपॉन L। ठीक है, आप लोगों ने देखा। और जो टेम्परेचर होगा किसके? टाइम के प्रोपोर्शनल। Q प्रोपोर्शनल A, और इसको अलग लिख लें इधर T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू T।
तो यहाँ से हमको मिल गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए Q इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट यूज़ किया हमने K, यहाँ डेल टी लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, डेल टी बाई एल इंटू टी। तो यही अब इस फॉर्मूले में ये हमारा K जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। आइए अब हम इसका यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। एग्जाम में आपसे यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए पूछा जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट निकालते हैं। चलिए यूनिट निकालें। K इज इक्वल टू क्या आया हमारा, Q अपॉन A। हमको Q इज इक्वल टू क्या मिला था, A डेल टी अपॉन L इंटू टी इंटू के। तो यहाँ से K इज इक्वल टू क्या मिला, Q इंटू अपॉन A अपॉन इंटू L अपॉन डेल टी इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से हम यूनिट निकालेंगे। देखिए क्या होता है, जूल, इसका लेंथ का मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन और सेकंड, टाइम का सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आया, जूल पर मीटर केल्विन सेकंड। तो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट, तो वॉट पर मीटर केल्विन। तो के का यूनिट हमें मिल गया यहाँ से। चलिए यूनिट पता चल गया। अब हम आते हैं इसके डायमेंशन पे। डायमेंशन कैसे निकलेगा, अब निकालते हैं डायमेंशन। इसका डायमेंशन भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब यहाँ से जैसे हमने यूनिट निकाला, अब डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए के का डायमेंशन यहाँ से अगर हीट का रखें तो हीट का क्या होगा, हीट एनर्जी है, तो किसी भी एनर्जी का क्या होता है, mLT, जैसे वर्क है, वर्क का क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होगा, mLT इनवर्स 2 और डिस्प्लेसमेंट का एक और L। तो क्या आ जाता है वर्क का, mL2 T इनवर्स 2। तो mL2 T इनवर्स 2। Q का क्या होगा, Q एनर्जी है, तो mL2 T इनवर्स 2 और L का L और अपॉन अब एरिया का क्या होगा, L2, टेम्परेचर का थीटा, इसका T। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारा, M, अब एक ये तो कैंसिल हो गया, तो mLT इनवर्स 3 थीटा इनवर्स। तो ये हमारा इसका डायमेंशन भी मिल गया। हमारा अगला टॉपिक है थर्मल रेजिस्टेंस। देखते हैं पिछले इक्वेशन में पीछे हमने देखा था क्या कि Q इज इक्वल टू के ए डेल टी अपॉन L इंटू टी आया था। तो यहाँ से अगर हम कुछ इसको फेरबदल कर दें, Q अपॉन टी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन L अपॉन के ए, अगर इस तरह से लिख दें। अगर इसी इक्वेशन को हम एक इक्वेशन से कंपेयर करें, I इज इक्वल टू वी अपन आर, जो ओम्स लॉ की इक्वेशन थी, तो यहाँ हम देखेंगे I इज इक्वल टू होता है Q अपन टी, चार्ज फ्लो रेट, और ये V अपन आर। तो इस इक्वेशन को इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो यहाँ हमारा रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, L बाई के ए। ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ हमारा वोल्टेज डिफरेंस होता था। ये हीट फ्लो रेट, ये चार्ज फ्लो रेट, सेम इक्वेशन है, बस इसमें ये हमारा टर्म क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमको मिल गया थर्मल रेजिस्टेंस। अब अगर इसकी यूनिट निकाली जाए, तो L की क्या होगी, मीटर, और K की क्या अभी हमने पीछे निकाला था क्या, वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन। और यहाँ एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देखिए एक से ही, एक m से ये m कट गया, तो बचा क्या है यहाँ, K अपॉन W, मतलब केल्विन पर वॉट। तो इसकी R की यूनिट मिल गई हमको K। और अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं। यहाँ देखिए डायमेंशन निकालते हैं। चलिए, तो L का यहाँ डायमेंशन L, और K का डायमेंशन अभी हमने पीछे निकाला था, क्या आया था, mL
क्या था, ml T इनवर्स 3 इंटू थीटा इनवर्स, ये हमारा K का आया था। और यहाँ अगर A का देखें तो L2, देखिए L से L हमारा एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, M इनवर्स 1 L इनवर्स 2 T 3 थीटा। तो यहाँ हमारा इसका डायमेंशन भी मिल गया, तो R का डायमेंशन यहाँ निकल गया। तो ये अपना पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, पेपर में इसका डायमेंशन निकालने को आया हुआ था, तो हमने यहाँ डायमेंशन आपको निकाल के बता दिया। और ये हमारा यहाँ तक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के सभी टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स थे वो कवर हो गए हैं। अगले वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।